Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 10 of the course of Basic Electronics. In today's lecture, we are going to continue with the remaining topics of operational amplifiers. So let's begin. Okay, so now students, let us observe this circuit. This is actually the circuit of the inverting amplifier. If you can recall the previous lecture, we solved this inverting amplifier circuit with the help of internal model of the op-amp. And if you can further recall, you can also remember that the method using the internal model was very tedious, it was time consuming, and it was a very complex way of solving the op-amp based circuit. Therefore, what we are going to do now, we are going to study the virtual short circuit concept, which will be a very simple and easy way of solving op-amp based circuits. Before we actually begin with the example given here, let us try to observe this operational amplifier and recall some of the basic concepts that we studied. First of all, please remember and please understand that there are two gains available from any operational amplifier. If I find the ratio V0 over V1, then this gain will be called as the closed loop gain, where V1 is the external signal applied to this operational amplifier. यानी कि अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर कोई एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई करें और V0 ओवर V1 उस सिग्नल का हम रेशियो लें तो एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ फीडबैक नेटवर्क, तो ये जो चीज़ है, ये गेन V0 अपॉन V1 का गेन, ये कहलाएगा आपका क्लोज्ड लूप गेन. ठीक है. और इस गेन की जो वैल्यू होगी आमतौर पे ये नॉमिनल वैल्यू इसकी 10, 20, 30 के रेंज के अंदर 8 हो सकती है, -3 हो सकती है, -2 हो सकती है, -20 हो सकती है. यानी कि फाइनाइट वैल्यू होगी V0 ओवर V1 गेन की. ये गेन अभी मैंने बताया, दिस इज कॉल्ड एज द क्लोज लूप गेन ऑफ द ऑप एम्प. दूसरा गेन ऑप एम्प का वो हो सकता है कि अगर आउटपुट वोल्टेज से लेके राइट एट द इनपुट टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प, यानी ऑप एम्प के जो अपने इनपुट टर्मिनल्स हैं, अगर V0 ओवर Vi का मैं रेशो निकालूं तो ये दूसरा गेन ऑप एम्प से हासिल हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ओपन लूप गेन. और ये ओपन लूप गेन जो है बेसिकली इसकी वैल्यू होती है बहुत हाई. और ये बेसिकली वही गेन है जिसका जिक्र हम लोगों ने पहले भी किया था ऑप एम्प के स्टार्ट में कि इट हैज़ इनफाइनाइट गेन, बट इनफाइनाइट रियलिटी में इसकी वैल्यू नहीं होती, बड़ी कोई प्रैक्टिकली हाई वैल्यू होती है, इनफाइनाइट नहीं होती. ऑप एम्प के स्टार्ट में ऑप एम्प की प्रॉपर्टीज़ में वी स्टडीड दिस प्रॉपर्टी. तो वो गेन बेसिकली यहाँ सर्किट में कहाँ से अवेलेबल है कि अगर आपने V1 कोई सिग्नल अप्लाई किया है, उसके नतीजे में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इस डायरेक्ट इनपुट टर्मिनल पे जो सिग्नल पहुंच रहा होगा उसको हम लोगों ने कहा Vi का नाम दिया. अगर मैं V0 ओवर दिस Vi का रेशो निकालूंगी तो वो चीज़, ये गेन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई आ रहा होगा, अप्रोचिंग इन्फिनिटी. ऑफ कोर्स वही बात है, इन्फिनिटी नहीं होगा, बहुत कोई हाई वैल्यू होगी. एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द ओपन लूप गेन. दो तरह के गेन्स हैं. तो अब जो एग्जाम्पल बेसिकली हमारी वी आर गोइंग टू सी हेयर, it will be involving the open loop gain of the operational amplifier. क्योंकि देखिए यहाँ बीच में फॉर्मूला लिखा हुआ नज़र आ रहा है V0 ओवर Vi, और V0 ओवर Vi इस गेन को रिप्रेजेंट किया मैंने 20,000 से. लेट अस गो हेयर इन स्टेप्स में चलते हैं. लेकिन बहरहाल मैं बताना ये चाह रही हूँ कि मैंने V0 ओवर Vi ओपन लूप गेन जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है उसको यूज़ किया है, और उसकी मदद से हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सॉल्व की है. तो इस एग्जाम्पल में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू गिवन इज -10 वोल्ट और गेन जो सपोज किया है वो -20,000 सपोज किया. तो द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हेयर इज दैट द वैल्यूज चोजन आर नॉट हाइपोथेटिकल वैल्यूज. ये अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू चूज नहीं कर ली गई, बल्कि एक नॉमिनल ऑप एम्प, एक एवरेज ऑप एम्प जो मार्केट में अवेलेबल है, उनके आउटपुट वोल्टेजेस की यही रेंज होती है, -10 +10 -20 +20. इन्हीं रेंजेस में ये वोल्टेज एग्जिस्ट करता है. और उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन भी इसी रेंज में एग्जिस्ट करता है, -20,000 -30,000.
इसी रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता है। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि ये रैंडमली कोई भी वैल्यूज चूज नहीं की गई, ये आमतौर पे इन्हीं रेंजेस के अंदर ये वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो हम लोगों ने उसमें से 2 वैल्यूज चूज कर ली। सो एज वी नाउ नो कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपन लूप गेन एंड विच इज़ द रेशियो ऑफ वी नॉट ओवर वी आई, तो मैंने ए वी को लिख दिया है कि वो वी नॉट ओवर वी आई के बराबर है। मुझे यहाँ पे ए वी की वैल्यू अवेलेबल थी एंड आई वांट टू फाइंड वी आईज वैल्यू, कि वी आई की कितनी वैल्यू है। नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज और नॉमिनल गेन के ऊपर वी आई की जो वैल्यू आई वो आई 0.5 मिली वोल्ट। 0.5 मिली वोल्ट का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो ये देख लें कि 0.5 मिली वोल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.0005 वोल्ट, है ना। क्या होगा ये? वेट अ मिनट जी, ये जो VI है ये बेसिकली 0.005 वोल्ट के बराबर हो गया। तो अब आप देखें 0.005 वोल्ट तकरीबन 0 के ही तो बराबर है। इट्स सच अ स्मॉल वैल्यू। तो पहली बात तो मुझे ये पता चली कि अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट पर एक नॉमिनल -10, -15, -20 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा हो और इसका इंटरनल गेन ऑप एम्प का इतना 20,000 के करीब हो या 25,000 हो या 30,000 हो, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही रेंज के अंदर होता है, 20 to 30,000, तो उस केस में VI जो अपीयर हो रहा होगा ना, वो VI तकरीबन 0.5 मिली वोल्ट्स या अप्रॉक्सीमेटली 0 के करीब अपीयर हो रहा होगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज कि VI बेसिकली है कहाँ? VI बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान में एक वोल्टेज है। इसका क्या मतलब हुआ? जब कभी भी किसी 2 लाइन के बीच में कोई वोल्टेज लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के दरमियान का डिफरेंस है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल का डिफरेंस लूं तो उसका आंसर आएगा VI। और इस VI के यहाँ 0 होने का मतलब क्या हुआ? VI के 0 होने का मतलब ये हुआ कि इसका वोल्टेज का डिफरेंस और इसका, यानी कि नेगेटिव माइनस पॉजिटिव का वोल्टेज का डिफरेंस का नाम है VI, और VI अगर 0 है तो इसका मतलब है इनके दरमियान का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 0 है। यही मतलब हुआ ना, द वोल्टेज ऑन द नेगेटिव टर्मिनल माइनस वोल्टेज ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान वोल्टेज का कोई डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स कि जो वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल का है वही वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल का भी है। तो अब मुझे पता ये चला कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसका के आउटपुट वोल्टेज और गेन इस रेंज का हो, उसके इनपुट टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज जनरेट कर रहा होगा VI की फॉर्म में दोनों इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान, वो वोल्टेज इतना स्मॉल होगा कि हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल का होगा वही वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल का होगा, या इन दोनों के दरमियान वोल्टेज का कोई डिफरेंस नहीं होगा और ये दोनों सेम होंगे। एक बात हमें पता चली। नाउ लेट अस स्टॉप दिस थिंग फॉर अ सेकेंड एंड स्टडी दीज पॉइंट्स। व्हाट इज द रियल एंड रियल शॉर्ट सर्किट एंड अ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट? सबसे पहली बात, हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट कहाँ स्टडी किया है? हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट स्टडी किया डायोड में। एक शॉर्ट सर्किट इनफैक्ट मैंने यहाँ बना भी दिया। शॉर्ट सर्किट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन। शॉर्ट सर्किट की प्रॉपर्टी क्या होती है या शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन, एक ऐसा पाथ जिसमें वोल्टेज का कोई ड्रॉप ना हो, कोई कंपोनेंट लगा हुआ नहीं नजर आ रहा, ना रेजिस्टर लगा हुआ नजर आ रहा है, ना कैपेसिटर लगा हुआ है, ना इंडक्टर, कुछ भी नहीं लगा हुआ, कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है, बस एक सीधी सी लाइन है। और इस सीधी लाइन होने का क्या मतलब है? दिस सीधी लाइन एक्चुअली मीन्स, दिस स्ट्रेट लाइन एक्चुअली मीन्स कि इस पे वोल्टेज का कोई डिफरेंस नहीं है। वोल्टेज एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस सर्किट, एट ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन इज सेम। ठीक है, वोल्टेज इस लाइन के तमाम पॉइंट्स के ऊपर सेम चल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन में वोल्टेज का कोई ड्रॉप नहीं है, हर पॉइंट पे एक ही वोल्टेज होगा। मजीद ये कि कोई हिंड्रेंस मुझे नज़र नहीं आ रही इस लाइन के अंदर। करंट फ्लो इसका क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि करंट को मैक्सिमम रास्ता दे रहा है। एक वायर है, एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज अलाउइंग मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू।
ठीक है, दिस इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल शॉर्ट सर्किट। अब हमें देखना बेसिकली ये है कि वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की क्या प्रॉपर्टीज है। देखें, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि वो रियलिटी में शॉर्ट सर्किट ना हो, वहाँ वोल्टेज का ड्रॉप तो ना हो रहा हो, वोल्टेज ड्रॉप तो वहाँ जीरो हो, यानी वो रियल सर्किट की शॉर्ट सर्किट की एक कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है कि वहाँ वोल्टेज का ड्रॉप जीरो है, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि यहाँ तो करंट का फ्लो मैक्सिमम था, यहाँ करंट का फ्लो है ही नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा जो सर्किट अभी हमने स्टडी किया है उसके बारे में इससे क्या लिंक बनता है। सबसे पहली बात ये कि अभी मुझे एक बात ये पता चली कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के दरमियान के वोल्टेज का नाम है VI, यानी इन दोनों टर्मिनल के दरमियान के वोल्टेज का डिफरेंस का नाम है VI। दूसरी बात मुझे ये पता चली कि VI की वैल्यू ज़ीरो है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस टर्मिनल के और इस टर्मिनल के वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर एट द सेम पोटेंशियल, यानी कि इनका वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो है। ठीक है, तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की रियल शॉर्ट सर्किट वाली एक कंडीशन यहाँ प्रूव हो रही है इन दोनों लाइंस के बारे में, वो ये कि इनका वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो है। दोनों इनपुट टर्मिनल के दरमियान वोल्टेज का ड्रॉप ज़ीरो होने का मतलब ये है कि एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई दैट देयर इज़ नो वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन दीज टू लाइंस, बट एट द सेम टाइम हमें ये बात रिकॉल करनी चाहिए कि हमने ये पढ़ा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस इनपुट टर्मिनल को अंदर एक्सटेंड करूं और इस इनपुट टर्मिनल को भी अंदर एक्सटेंड करूं तो मुझे इन दोनों के दरमियान आर इन्फिनिटी एक रेजिस्टेंस अंदर ही अंदर ऑप एम्प के नज़र आ रही होगी, क्योंकि हम ये बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि कोई करंट यहाँ से जाएगा और कोई बीच में नॉमिनल रेजिस्टेंस होती और यहाँ से गुजरते हुए करंट यहाँ आता। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस। इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक करंट फ्लो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे पता है कि अंदर इन दोनों के दरमियान इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। यकीनन रियल सिनेरियो में इनफाइनाइट नहीं होगी, कोई इतनी ज़्यादा हाई वैल्यू होगी कि फिर भी करंट जो है वो यहाँ से यहाँ नहीं गुजर रहा होगा। तो एक बात मुझे पता चली, वो क्या कि ये जो दो टर्मिनल्स हैं इनके दरमियान करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आर आई इक्वल टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स सेकेंड पॉइंट के करंट फ्लो जो है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का ज़ीरो है, बट एट द सेम टाइम इन दोनों टर्मिनल्स का वोल्टेज का डिफरेंस ज़ीरो है। दैट मीन्स दे आर एट द सेम वोल्टेज और एट द सेम पोटेंशियल, क्योंकि इनका वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों के दरमियान ज़ीरो है। तो अब हमें ये पता चला कि एट द इनपुट टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प देयर इज not a real short circuit but a virtual short circuit, because it is satisfying only one condition of the real short circuit, which is the voltage drop zero, and it is not allowing any current to flow from this terminal towards this terminal। वो यहाँ से यहाँ करंट को गुजरने नहीं दे रहा। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट इनपुट टर्मिनल पे एग्जिस्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली अब किस तरीके से हमें हेल्प करेगा कि हम इजी तरीके से ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट सॉल्व कर लें, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। द ओनली कॉन्सेप्ट वी हैव लर्नड इन दिस स्लाइड इज दैट अंडर नॉर्मल सर्किट कंडीशंस, यानी कि ये एक नॉर्मल सर्किट कंडीशंस की वैल्यूज़ ली गई हैं, उसकी बेसिस पे हमें पता चला कि दोनों इनपुट टर्मिनल के दरमियान का वोल्टेज बहुत कम, इतना कम कि ज़ीरो होता है, जिससे हमें पता चला कि इसके और इसके दरमियान वोल्टेज का डिफरेंस ज़ीरो है, ये दोनों सेम वोल्टेज पर हैं। एट द सेम टाइम इनके दरमियान से करंट गुजर नहीं सकता, क्योंकि अंदर इनके दरमियान की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। तो ये चीज़ बेसिकली वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट का इंडिकेशन कर रही है एट द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द ऑप एम्प। दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड टू सॉल्व ऑप एम्प बेस्ड सर्किट्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। So here we are going to solve the inverting amplifier whose circuit is drawn over here, and we are going to solve with the help of the virtual short circuit concept. If you try to observe, this is
actually the same circuit of inverting amplifier that we solved with the help of the very complex method. ये वही circuit है. Now what I have done, I have redrawn the given circuit. I have labeled the positive terminal as VP. I have labeled the negative terminal as VN. Also I have labeled some additional currents in the circuit by my own. ये मैंने खुद से कुछ currents और कुछ nodal voltages choose किए हैं. Please note that while solving any op-amp based circuit, you have to write this much of theory and explanation along with this redrawn circuit diagram with the voltages shown and the currents shown. अगर एक्सप्लेनेशन दी हुई होगी और आपने ये सर्किट डायग्राम नहीं बनाया तो मुझे पता नहीं चलेगा विच करंट और वोल्टेज यू आर टॉकिंग अबाउट. अगर आपने ये सर्किट बना दिया, आपने ये वर्किंग वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं बताई कि क्या कर रहे हैं, तो आपका सोल्यूशन जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा. आई विल नॉट बी गिविंग एनी मार्क्स. बोथ दीज डिटेल्स आर एक्चुअली नेसेसरी फॉर द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सर्किट. Now you see, since I have labeled the positive terminal as VC, can you clearly tell me that can we clearly see that the positive terminal is at a zero voltage क्योंकि it is grounded. So I have written here VP, the voltage on the positive terminal is 0. Now what does the virtual short circuit concept tell us? It tells us that the difference of VP, the voltage on the positive, and the voltage on the negative will be 0. ये short circuit का concept हमें बताता है. This gives us VP equal to VN, जो इसके बराबर आ जाएगा. And now since VP was 0, VN also becomes 0. ये सब क्यों हुआ? Virtual short circuit की वजह से हुआ. वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कहता है कि VP माइनस VN 0 हैगा, तो जिससे VP VN के बराबर आ गया. अब जो VP की वैल्यू थी वो मैंने आगे लिख दी, तो VP और VN की सेम वैल्यू आ गई. देन आई मेंशन्ड दैट आई एम चूजिंग टू करंट्स, I1 थ्रू R1 एंड I2 करंट थ्रू RF. Please note that the direction I have chosen for I1 and I2 are solely my preferences. If you want to choose another direction for I1 and another direction for I2, that will be perfectly alright, but then you will be trying to write the equations correctly. आपने इसकी equation फिर ठीक से लिखनी होगी. वो कैसे? Since I1 is flowing through the resistor R1, can I say that using Ohm's law its equation will be V1 minus Vn over Rn using the simple Ohm's law? And since I can see that Vn equal to 0 using the virtual short circuit concept, this factor will be 0. I will be left with V1 over R1. ये बच जाएगा. Similarly for I2, since I have chosen this direction from Vn to V0, I will be writing the equation Vn minus V0 divided by Rf. Vn minus V0 divided by Rf. Again Vn is 0. We will be left with minus V0 over Rf. ये करंट्स इक्वेशन फाइंड करने के बाद, या चलें इस करंट इक्वेशन को देख लें. इफ़ यू हैव चूजन द अदर डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन फॉर I1, तो आपने क्या लिखी होती इक्वेशन? Vn माइनस V1 ओवर R1, तब आपने ये लिखा होता. अगर आपने I2 को चेंज किया होता, रिवर्स डायरेक्शन में सेलेक्ट किया होता, तो यू वुड हैव रिटन V0 माइनस Vn ओवर Rf. वो I2 की इक्वेशन होती. असल चीज़ ये है दैट आफ्टर राइटिंग द करंट इक्वेशंस, next step will be that we will be applying KCL on this terminal Vn. Therefore, we should only try to see correct equations and then try to apply the KCL in the correct direction. That will give us the same answer in every case. मैं करंट की कोई डायरेक्शन चूज करूँ, जैसा भी चूज करूँ, जो भी इक्वेशन लिखूँ, एंड में आंसर फिर सेम आना चाहिए अगर मैंने KCL सही से लगाया है. Please note that at node Vn there will be no current going inside the op-amp because I already know कि यहाँ अंदर जाके resistance infinity है, ये पार्ट कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा. So the only current which are available at the terminal Vn are I1 and I2. दोनों में से किसी एक करंट को जो पॉजिटिव ले लें, किसी एक को नेगेटिव ले लें, क्योंकि एक टुवर्ड द नोड जा रहा है, एक अवे फ्रॉम द नोड जा रहा है, एंड रिजल्ट आपका सेम आएगा. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द KCL एट नोड Vn कंसीडरिंग दैट द इनपुट करंट इज 0 एज Ri इक्वल टू इन्फिनिटी. अच्छा, यहाँ का ब्रैकेट मिस है, तो चूंकि इस पॉइंट पे कोई करंट नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ
I'm talking about only I1 and I2, and I will be applying a KCL for I1 and I2 only. I1 is coming toward the node, let it be positive. I2 is going away from the node, let it be negative. आप डायरेक्शन जो है इन दोनों का साइन चेंज कर सकते हैं. टूवर्ड वाले का साइन आप माइनस कर सकते हैं, अवे वाले का प्लस कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड रिजल्ट विल बी I1 इक्वल टू I2, यही होगा. अब I1 क्या चीज़ है? I1 की एक्सप्रेशन लिख दी V1 ओवर R1. व्हाट इज I2 minus V0 over RF. We have already written this, calculated these expressions previously कि ये कैसे आई थी. अब मैं इससे V0 over V1 का रेशो निकाल सकती हूँ. V0 over V1, पता ये चला कि V0 over V1 बराबर आ रहा है माइनस RF over R1 के. तो इजीली हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज गेन की एक्सप्रेशन आ गई. V0 over V1 यही हमें फाइंड करना था, और ये बराबर आ गई माइनस RF over R1 के. तो ओपन लूप गेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बट इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड एक्सटर्नली टू द ऑप एम्प. RF और R1 के रेशो के ऊपर डिपेंड कर रहा है. इन दोनों की रेजिस्टर्स की वैल्यू अगर एक्यूरेट होती है, टॉलरेंस लेवल कम होता है, अपनी वैल्यू से डिस्टर्ब नहीं होते, तो ऑप एम्प बहुत ही क्रिस्प और शार्प किस्म का गेन दे सकता है आपको. ठीक है, क्योंकि रेजिस्टर्स की वैल्यू के अंदर आमतौर पे इतनी चेंजेस होती नहीं हैं. अगर 1 किलो ओम लिखी है तो 1.0001 किलो हो जाएगी, और ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो रेजिस्टर्स की वैल्यू आमतौर पे बड़ी कांस्टेंट और बड़ी अच्छी होती है, शार्प होती है. दे डू नॉट डेविएट फ्रॉम देयर एक्चुअल वैल्यूज़ जो कि बताई गई है. तो ऑप एम्प RF ओवर R1 से हमें बहुत अच्छा खासा गेन देता है. एक चीज़ दैट वी कैन सी इन द एक्सप्रेशन ऑफ गेन इज़ द माइनस साइन, जो कि ये बता रहा है कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो एक्सटर्नल इनपुट था, इट वॉज एक्चुअली अप्लाइड टू द नेगेटिव टर्मिनल. Whenever we'll be applying the external input on the negative terminal of op amp, automatically we should get a negative sign in the expression of voltage gain. ठीक है, अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट सिग्नल है पॉजिटिव पे नहीं, एक्सटर्नल सिग्नल नेगेटिव वाले टर्मिनल पे अप्लाई किया है थ्रू अ रजिस्टर ऑफ कोर्स, तो जो उसके गेन की एक्सप्रेशन निकल रही होगी लाजमी उसके अंदर माइनस की टर्म आ रही होगी. आपको खुद से अलग से लगानी नहीं पड़ेगी, विच इंडिकेट्स दैट दिस नेगेटिव टर्मिनल इज एक्चुअली इन्वर्टिंग द इनपुट सिग्नल्स. ठीक है, नाउ लेट अस कैलकुलेट. Okay, now we are going to study and solve the non-inverting amplifier with the help of the virtual short circuit concept. First of all, we should see that why are we calling it to be a non-inverting amplifier. देखें, the input here is applied on the positive terminal of the operational amplifier. So इनपुट कहाँ पे दिया गया है? नॉन इन्वर्टिंग यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे दिया गया है. तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट आएगा या जो गेन आएगा वो पॉजिटिव नेचर का होगा. और हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि जब ऑप एम्प के हम नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज देते हैं तो ऑप एम्प का आउटपुट वोल्टेज और गेन दोनों नेगेटिव आ रहे होते हैं. ठीक है, तो सिंस हियर वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल इनपुट ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प, वी विल सी दैट नॉट ओनली द आउटपुट वोल्टेज विल बी पॉजिटिव बट द गेन will also be positive. अच्छा, I have redrawn this circuit over here and I have represented clearly that the positive terminal has a symbol VP and this negative terminal is represented by the symbol VN. पॉजिटिव टर्मिनल को VP कह रही हूँ, नेगेटिव को VN कह रही हूँ. मैं यहाँ कह रही हूँ कि क्या VP और VN बराबर नहीं होंगे, क्योंकि V1 वोल्टेज दरअसल VP टर्मिनल पे ही तो अप्लाइड है. तो मैंने क्या कहा कि सर्किट को देख के पता चल रहा है कि VP दरअसल V1 के बराबर है. अच्छा, फिर वही बात आ गई कि यूजिंग द वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट. ये शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि VP और VN का जो डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा, यानी कि जो VP होगा वही VN हो जाएगा, क्योंकि सारे VN उस साइड पे जाके इज इक्वल टू में आ जाएगा. तो VP और VN बराबर आ जाएंगे इससे, और जो VP की वैल्यू है वही VN की भी वैल्यू हो जाएगी. इफ़ VP इज़ V1, VN इज़ ऑल्सो V1. ये तीनों बराबर आ गए. अच्छा, अगेन मुझे यहाँ पे
मैंने कुछ डिटेल्स भी लिखी हैं एक्चुअल एनालिसिस के साथ। प्लीज़ नोट के सॉल्यूशन करते वक्त ये सारी डिटेल्स आपने लिखनी हैं। अगर अंधाधुन उठा के ये लिख दिया, सिर्फ ये लिख दिया, आँख बंद करके ये इक्वेशंस लिख दिया, आई विल नॉट बी गिविंग एनी मार्क्स फॉर दैट एनालिसिस, क्योंकि मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं अनलेस एंड अनटिल यू आर एक्सप्लेनिंग द एग्जामिनर कि हाँ ये चीज़ आप इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी करंट्स अगेन आप सपोज करेंगे, यू विल बी लेबलिंग दैम, मेंशनिंग दैम इनटू द सर्किट। जो वोल्टेज नोड्स आपने चूज़ किए हैं, उसको कोई नाम दिया है, वो भी आपके सर्किट में लिखा हुआ होना चाहिए, अंधाधुन काम नहीं होगा। अच्छा, करंट्स I1 और IF आपने सपोज किया, I1 एंड IF, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन चूज अ डिफरेंट डायरेक्शन। आप I1 अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ चूज कर सकते हैं, आप IF इधर जाता हुआ चूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड में जो KCL आप अप्लाई कर रहे होंगे वो बस ज़रा देख के अप्लाई कीजिएगा, वो आपके इक्वेशन के लिहाज से या आपके करंट के डायरेक्शन के हिसाब से सही होना चाहिए। ठीक है, मैंने चूंकि ये डायरेक्शन चूज़ किया है तो मैंने यहाँ लिख दिया कि I1 और IF R1 और RF में से गुजर रहे हैं, ये दो करंट हैं, ये मैंने यहाँ सर्किट में शो कर दिया है। ओम्स लॉ के हिसाब से देखें क्या होता है। I1 किसके बराबर होगा, देखें ये टर्मिनल अगर Vn है तो ये टर्मिनल भी तो Vn है, Vn माइनस 0 ओवर R1 क्या होगा, ये I1 के बराबर हो जाएगा। ओम्स लॉ लगा के Vn माइनस 0 ओवर Rn, और यहाँ पे Vn 0 नहीं था, यहाँ Vn की वैल्यू क्या है, V1, तो ये I1 आ गया आपका V1 ओवर R1 के बराबर। IF के लिए, IF का मैंने ये डायरेक्शन चूज किया है, तो क्या होगा, V0 माइनस Vn डिवाइड बाय RF, V0 माइनस Vn डिवाइड बाय RF इज इक्वल टू करंट IF, ये IF आ गया। अच्छा, V0 वहीं रहा, Vn की वैल्यू की जगह V1 लिखा, RF आ गया। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप ये होना चाहिए कि हम इस पॉइंट के ऊपर, Vn पॉइंट के ऊपर KCL अप्लाई करें। मैं जब KCL अप्लाई करूं तो मेरे जहन में ये बात क्लियरली होनी चाहिए कि यहाँ पे और यहाँ पे अंदर कोई करंट नहीं जा रहा, बिकॉज RI इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है। ठीक है, तो करंट कौन से दो नजर आ रहे हैं, आई कैन सी द IF करंट एंड द I1, इन्हीं के ऊपर KCL लगेगा। अवे वाले को सपोज करें आप पॉजिटिव ले लें, टूवर्ड वाले को नेगेटिव ले लें, या अवे वाले को नेगेटिव ले लें, टूवर्ड वाले को पॉजिटिव ले लें, टोटली अप टू यू, एंड रिजल्ट हमेशा सेम ही आता है। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पर यही किया है कि नोड Vn के ऊपर KCL अप्लाई कर दिया, मैंने अवे जाने वाले करंट को प्लस ले लिया है और टूवर्ड जाने वाले को माइनस लिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड रिजल्ट विल बी I1 इज इक्वल टू IF। I1 की एक्सप्रेशन मुझे पता थी, पीछे अभी लिखी है, वहाँ से लिख ली। IF की एक्सप्रेशन V0 माइनस V1 ओवर RF, ये मुझे पता थी। इस V0 माइनस V1 ओवर RF को मैंने एक्सपेंड कर लिया, इसको मैंने V0 ओवर RF माइनस V1 ओवर RF बना दिया। इससे क्या होगा, ये जो V1 ओवर RF है मैं इसको इस साइड पे ले जाऊंगी। ठीक है, अच्छा, आवर एंड रिजल्ट एंड आवर आई मीन what we are trying to do is we are trying to find the ratio V0 over V1, तो मैं somehow V0 upon V1 find करने के लिए I am trying to collect all the V1 terms on one side। तो इस V1 वाली टर्म को मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये V1 over R1 प्लस V1 over RF हो जाएगा, और ये V0 upon RF तो यहाँ पहले से है। ठीक है, एलसीएम ले लें, R1 RF नीचे एलसीएम में आ जाएगा, RF प्लस R1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, RF से RF कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और V0 अपॉन V1 आ जाएगा R1 प्लस RF ओवर R1, R1 ओवर R1 विल बी 1 प्लस RF ओवर R1 विल बी दिस। तो अब मेरे पास जो ऑप-एम्प का ओपन लूप गेन आया है V0 ओवर V1, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 प्लस RF ओवर R1। ठीक है, तो पता ये चल रहा है कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो पूरी एक्सप्रेशन है, इट इज़ कमिंग आउट एज पॉजिटिव बिकॉज द इनपुट सिग्नल वॉज अप्लाइड ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल, right, and it is also depending on the values of the external resistors which are connected। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम इसके बाद मज़ीद सर्किट सॉल्व करेंगे इसी वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट से, जो कि बहुत ही आसानी और एक ही मेथड से सब के सब सॉल्व होते चले जाएंगे। Now we are going to study the unity gain amplifier, and as the name suggests, this amplifier will be having a gain value of 1।
The circuit for this is already given here and I have redrawn it simply like this. मतलब simply क्या, ये सिर्फ इन्होंने यहाँ V1 with respect to ground और V0 with respect to ground दिखाया हुआ है, मैंने इसको simplified form में यहाँ बना लिया. We can clearly see that the positive terminal is represented by Vp, the negative terminal is represented by Vn. Also, I can see that the input signal V1 is applied on the positive terminal, which simply means that the gain of this operational amplifier should be positive. जब कभी भी इनपुट सिग्नल जो एक्सटर्नली आप अप्लाई कर रहे हैं, जब वो आप पॉजिटिव टर्मिनल पे दे रहे हैं तो लाजमी उसका गेन पॉजिटिव आएगा. अब ये क्यों आएगा, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई करने से इन फेज सिग्नल रहता है, तो जो V0 और वो V1 का रेशो होता है वो प्लस में ही आता है. ओके, नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट हेयर Vp एंड Vn आर सेम, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पे कुछ और भी कनेक्टेड नहीं है और V1 कनेक्टेड है, तो जो V1 होगा वही Vp भी होगा. यही यहाँ मैंने लिख दिया है कि द कनेक्शंस इंडिकेट दैट Vp इज इक्वल टू V1 over here. At the same time, Vn is directly short circuited with V0. तो क्या मैं नहीं कह सकती कि Vn और V0 भी बराबर है, ये आपस में शॉर्ट सर्किट हुए हुए. मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि Vn और V0 भी बराबर है. अच्छा, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि Vp माइनस Vn जब भी निकाला जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा. तो क्या इससे ये नहीं पता चला कि Vp Vn के बराबर है? तो जब Vp Vn के बराबर है और Vp V1 के बराबर था और Vn V0 के बराबर था, तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ, ये पूरी इक्वल की टर्म बन गई. इससे मैं क्या कह सकती हूँ कि Vp Vn के बराबर है, Vp V1 के भी बराबर है, Vn V0 के भी बराबर है. तो मुझे पता चला ये सब आपस में बराबर हैं, तो V1 और V0 आपस में बराबर है. और इसका रेशो निकालना कोई मुश्किल नहीं है. V0 ओवर V1 निकला, इस साइड पे 1 रह जाएगा. पता ये चल रहा है कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर 1 का गेन प्रोवाइड कर रहा है और वो भी पॉजिटिव गेन. अब एक चीज़ ये है कि देखें, ये तो एक एम्पलीफायर है. एम्पलीफायर का काम होता है दैट इट प्रोवाइड्स यू सम गेन. It is if it is providing a gain value of 1, then what is the use of this amplifier? इसकी ज़रूरत कहाँ है? तो देखें, ऑपरेशनल सर्किट्स के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें सर्किट में अपनी सर्किट की लाइन में सिग्नल की वैल्यू को चेंज नहीं करना होता, डिले लाना होता है. जब एक सिग्नल यहाँ से एंटर होगा और यहाँ से वापस हमें मिल रहा होगा, कुछ फ्यू माइक्रोसेकंड नैनो सेकंड का डिले इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा. तो अगर सर्किट के अंदर कहीं डिले लेके आना हो तो ये सर्किट्स एक तरह से इस्तेमाल करते हैं ताकि ये डिले लाकर थोड़ी देर के लिए आने वाले सिग्नल को रोक लें. तो ये चूँकि डिले लेकर आने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हमें डिले वहाँ चाहिए होता है जहाँ हम सिग्नल की वैल्यू को चेंज नहीं करा रहे. देखें, V0 और V1 यहाँ बराबर होंगे. इस एक्सप्रेशन के तहत, इसके आउटपुट एक्सप्रेशन के तहत V0 और V1 बराबर होंगे, लेकिन 1 गेन का मतलब यह है कि ये तो कोई गेन नहीं दे रहा. तो कर क्या रहा है कि सिर्फ V1 की वैल्यू को V0 पे अपेयर होने के लिए जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 10 नैनो सेकेंड, 20 नैनो सेकेंड का जो टाइम दरकार होगा, ये इस ऑप एम्प का डिले कंसिडर होता है. और जब कहीं भी हम सर्किट के अंदर डिजिटल डिज़ाइनिंग करते हैं, हमें बाज़ औक़ात अपने सर्किट के आने वाले सिग्नल को थोड़ा सा डिले कराना होता है. इसलिए डिले कराना होता है कि एक लाइन से सर्किट का जो सिग्नल है वो तो बड़ा फास्ट चल रहा है, दूसरी लाइन से आने वाला डाटा बड़ा स्लो आ रहा है. तो हमें दोनों को साथ आगे भेजना है, सपोज करें किसी तीसरी लाइन पे. इसके लिए हम क्या करते हैं, जहाँ का डाटा बड़ा फास्ट चल रहा है, हम उसके अंदर ऐसे बहुत सारे पाथ ये ऑप एम्प डाल देते हैं. तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए उसको डिले फेस करना पड़ता है. तो नतीजतन दोनों लाइनें, एक जो स्लो आ रही थी वो तो वैसी ही थी, जो फास्ट आ रही थी उसमें ये डाल के उसका हमने स्लो कर दिया उसकी स्पीड को. अब दोनों सिग्नल जो है जो किसी थर्ड लाइन पे पहुंच रहे होंगे वो टाइम पे पहुंच रहे होंगे, एक साथ पहुंच रहे होंगे. इन अदर वर्ड, अगर किसी को इतनी डिटेल समझ में नहीं आई तो बस याद रखें, इसको कहते हैं डिले डालने के अंदर
डिले डालने वाले सर्किट्स को कहा जाता है वोल्टेज बफर। जो आपके सिग्नल को तो चेंज नहीं करते लेकिन आपके सिग्नल को डिले देते हैं, उन सर्किट्स को कहते हैं वोल्टेज बफर। तो यूनिटी गेन एम्पलीफायर इज एन एम्पलीफायर विच एक्ट्स एज अ वोल्टेज बफर। इट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म। आउटपुट पे ये वही दे रहा होता है बट इट गिव्स सर्टेन डिले टू द इनपुट सिग्नल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ वोल्टेज बफर। ओके अब हमें देखना है समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर के अंदर भी मैंने सबसे पहले यही मेंशन किया है कि ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नज़र आ रहा है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इसलिए कह रहे हैं कि द इनपुट सिग्नल्स विच आर एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल V1, V2 and V3 are applied on the negative terminal of the op-amp. So we expect that the output voltage and the gain of this circuit will be negative. Achha, one more thing, that when we have more than one input applied to the op amp, then in that case we do not calculate the gain, because we cannot find V0 upon V1, V0 upon V2, V0 upon V3. In fact, what we do, we find an expression for the output voltage in terms of V1, V2, V3. दोबारा से बता रही हूँ कि जब कभी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर 3 या एक से ज़्यादा इनपुट होंगे तो उस केस में हम गेन नहीं कैलकुलेट करेंगे, बल्कि हम आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे जिसके अंदर ये तीनों इनपुट्स आ रहे हों। गेन नहीं होगा वो, इट विल बी एन एक्सप्रेशन ऑफ V0 in terms of V1, V2 and V3. Okay, I have redrawn this circuit over here, and I have mentioned the positive terminal as Vc, the negative terminal as Vn, and we can clearly see that Vp here is 0. और फिर जब मैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट लगाऊंगी तो चूंकि Vp और Vn का डिफरेंस 0 होता है तो Vp और Vn दोनों ही 0 आ जाएंगे। द सेम यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ Vp 0 है, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट से पता चला Vp माइनस Vn इज 0, Vp और Vn दोनों ही 0 आ गए क्योंकि Vp 0 था तो Vn भी 0 हो गया। Now I have assumed some currents I1, I2 and I3 through R1, R2 and R3. Okay, I forgot to mention the current IF over here. Otherwise मैंने चूज यही किया हुआ है कि IF करंट जो है वो RF से गुजर रहा है। IF करंट RF से गुजर रहा है, ठीक है। और मैंने इसका डायरेक्शन भी यूं ही चूज किया है, यूं फ्रॉम Vn to V0. Using Ohm's law, I can write an expression for all the currents I1, I2 and I3 and IF. I1 किसके बराबर हो जाएगा? V1 minus Vn over R1 is equal to I1. Vn 0 है तो ये V1 over R1 हो गया। अच्छा, ये भी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे देखें ये I2 होगा, ठीक है। I2 क्या हो जाएगा? V2 minus Vn over R2 हो जाएगा। V2 over R2, ये I2 करंट था, ठीक है ना। I wrote it mistakenly. Now the equation for I3 according to Ohm's law will be V3 minus Vn over R3, और Vn 0 है, it will be V3 over R3. IF क्या होगा? Since I have chosen this direction for IF, it will be Vn minus V0 over RF. ये आ गया। Since Vn is 0, we will be left with minus V0 over RF. Now we will be applying KCL over this node, and we will keep in mind that इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे अंदर जाके इन दोनों टर्मिनल के दरमियान में इनफाइनाइट होगी, इस तरफ कोई करंट नहीं होगा। सो वी हैव ओनली 4 करंट्स I1, I2, I3 एंड IF। ये ही सारे करंट हैं। द करंट विच आर गोइंग टूवर्ड द नोड I1, I2, I3, आई हैव टेकन देम एज पॉजिटिव। वो करंट जो नोड से अवे जा रहा था, मैंने इसको क्या किया है, आई हैव टेकन इट एज नेगेटिव, और बजाय कि मैं माइनस IF लिखती, मैं उस तरफ ले जाके इसको डायरेक्ट IF लिख दिया। In the next step, I have placed in the value of I1, I2, I3 and IF। सबकी जो इक्वेशंस मैंने निकाली थी वो मैं 1 by 1 यहाँ रखते गई हूँ, and this will give me the expression for V0 in terms of V1, V2 and V3. I told you earlier that we will not be calculating the gain, but we will be calculating an expression for output voltage in terms of V1, V2 and V3 when we have more than one input in the circuit applied to the circuit. ठीक है, इससे अब हमारे पास आउटपुट की एक्सप्रेशन आ गई V0 की। सिर्फ RF यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। हियर वी हैव द फाइनल एक्सप्रेशन।
ये एक्सप्रेशन हमें दे क्या रही है उसको थोड़ा सा देखते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। कि देखें V1 V2 V3 अगर 3 इनपुट वोल्टेजेस हैं, हम उसे सम कराना चाह रहे हैं, तो हम समिंग एम्पलीफायर बना के वी कैन अचीव दिस टास्क। ठीक है, होगा क्या कि सपोज इफ आई चूज R1 R2 एंड R3 ऑल इक्विवेलेंट टू RF, तो क्या होगा, यहाँ भी RF आ गया, यहाँ भी RF आ गया, यहाँ भी RF आ गया, डिनोमिनेटर से सारे RF बाहर निकल आएंगे और RF से RF कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगी। तो पता ये चल रहा है कि व्हेन वी चूज R1 R2 R3 इक्वल टू RF, इन दैट केस वी कैन फाइंड द सम ऑफ द वोल्टेजेस V1 V2 V3 और वो इन्वर्ट होके आ रहे होंगे। नेगेटिव साइन बता रहे हैं कि 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आ रहा होगा। मजीद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि R1 R2 R3 को कोई एक खास वैल्यू ले ली और RF को 10 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ R ले लिया, तो क्या होगा, नीचे से सारे R कॉमन आ गए, ऊपर से 10R कॉमन आ गया, R से R कैंसिल हो गया, तो मैंने जो वोल्टेजेस V1 V2 V3 ऐड किए हैं वो मुझे स्केल अप होके भी मिल सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई होके भी मिल सकते हैं। इसी तरह R1 R2 R3 को मैं R चूज करूं, RF को सपोज करें 5R चूज कर लूं, अगर मुझे सारे इन सब के सम को 5 दफ़ा बढ़ाना है तो क्या कर सकती हूँ, तो मैं ये कर सकती हूँ ना कि मैं यहाँ 10R के बजाय 5R चूज करूँ, इन सब के डिनोमिनेटर से R निकल के कैंसिल हो जाएगा, इस वाले R से यहाँ 5 बच जाएगा। तो कहने का मकसद है दिस इज आवर एक्चुअल एक्सप्रेशन, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ें इस एक्सप्रेशन में R1 R2 R3 और RF की वैल्यूज़ को चूज़ करके हम मुख्तलिफ चीज़ें इससे हासिल कर सकते हैं। लाइक डायरेक्ट वोल्टेजेस का सम भी हासिल कर सकते हैं, वोल्टेजेस का सम मल्टीप्लाई बाय सम फैक्टर भी हासिल कर सकते हैं, जिसके ये दो मेथड्स यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेट अस नाउ गो टू द डिफरेंशिएटर। A differentiator is that circuit that performs the differentiation of the input waveform। जैसे कि आप लोग इंटर में साइन कोसाइन की वेव्स पढ़ते थे, उनका डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते थे। Op-amp has the ability to perform that differentiation over the input waveform which is being applied। जो कोई भी AC सिग्नल हो सकता है उसको डिफरेंशिएट कर सकता है। अच्छा, let us start solving it, but before we start solving it, let us recall that what is the current equation for a capacitor। कैपेसिटर की करंट इक्वेशन क्या होती थी, ये इक्वेशन पढ़ी है आपने इंटर में, I इक्वल टू सी dV ओवर dt। ये कैपेसिटर की करंट इक्वेशन होती है। अभी आगे चल के हम इसी इक्वेशन को यूज़ करके देखेंगे कि इस सिनेरियो के लिहाज से इक्वेशन में क्या चेंज आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई लुक एट दिस सर्किट, आई कैन क्लियरली सी दैट द एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल इज बीइंग अप्लाइड ऑन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प। Therefore, I can expect that if I'll be finding the gain, it would be negative, or if I'll be finding the output voltage, it would be negative too। Whenever we apply signal on the negative terminal, हमारे पास gain या output voltage दोनों ही negative आ रहे होते हैं। Okay, now here I clearly see कि यहाँ पे positive terminal का voltage 0 है। I have labeled positive terminal as VP, negative terminal as Vn। I can see that Vp here is 0 and Vn will also be 0 using the virtual short circuit concept। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि Vp 0 है, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट के हिसाब से Vp माइनस Vn 0 होगा, तो Vp और Vn 0 हो जाएंगे। प्लीज नोट दैट यू हैव टू राइट ऑल दीज डिटेल्स इन ऑल द सर्किट्स दैट यू सॉल्व बेस्ड ऑन ऑप एम्प्स। मैंने यहाँ क्या चूज़ किया कि मैंने चूज़ कर लिया कैपेसिटर में से जो करंट जा रहा है उसका नाम मैंने IC चूज़ किया, एंड आई हैव चूजन द नेम IF फॉर द रजिस्टर दैट इज इन द फीडबैक। C से और RF से जो करंट जा रहे हैं उनका नाम मैंने IC एंड IF रख दिया। नाउ एज वी ऑलरेडी नो दैट Ohm's law does not apply on capacitors, therefore I have used the equation of कैपेसिटर करंट I इक्वल टू सी dV बाई dt। तो C ओवर dt तो एज इट इज रहा। Vt के अंदर क्या है, द वोल्टेजेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कैपेसिटर, वो वोल्टेजेस क्या हैं, V1 ऑफ t माइनस Vn। Vn की जगह मैंने यहाँ डायरेक्ट 0 लिख दिया है। दोबारा से देखें, I इक्वल टू सी dV बाई dt इक्वेशन होती है, तो C और dt तो एज इट इज रहा। ये जो Vt है
इस Vt का वोल्टेज क्या होगा, कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज बन रहा है उसका डिफरेंस क्या बन रहा है, वो V1 ऑफ t माइनस Vn, V1 ऑफ t माइनस Vn। जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि Vn जीरो है। तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन आ गई कैपेसिटर करंट की, वो क्या आ गई, C dV1 ऑफ t ओवर dt, ये आ गई दायरे, ये जीरो तो खत्म ही हो गया। वी विल बी अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर फाइंडिंग द करंट IF, वो क्या होगा, Vn माइनस वी नॉट ऑफ t डिवाइडेड बाय RF, Vn माइनस वी नॉट ऑफ t ओवर RF। यहाँ Vn जीरो है, वी विल बी लेफ्ट विथ माइनस वी नॉट t ओवर RF। There is just one slight difference in this numerical as compared to the previous ones, is that here I can show that the signal applied is dependent on time। मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ, यहाँ जो सिग्नल मैं अप्लाई करूँगी वो कोई टाइम वेरिंग सिग्नल होगा, कोई वेव हो सकती है, जबकि पिछले के अंदर मैं चाहूँ तो वेव अप्लाई करूँ, चाहूँ तो एक कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करूँ, इट विल वर्क फॉर बोथ। दोबारा से बता रही हूँ, पिछले में मैंने सिर्फ V1 V2 या V3 लिखा था, इसका मतलब है V1 V2 V3 डीसी वोल्टेजेस भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है। और वहाँ पर आप टाइम वेरिंग साइन वेव भी अप्लाई कर सकते हैं कि V1 भी एक साइन वेव हो, V2 भी एक साइन वेव हो, V3 भी एक साइन वेव, वो सब आपको सम होके मिल जाएंगी, ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशली जो मैंने V1 ऑफ t मेंशन किया है, इसका मतलब ये है कि लाजमी इस पर जो मैं सिग्नल अप्लाई करूँ वो कोई AC सिग्नल अप्लाई करूँ दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइम। अब जब मैं इनपुट ऐसा दे रही हूँ जो कि टाइम डिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली आउटपुट भी ऐसा मिलेगा जो कि टाइम डिपेंडेंट होगा, V0 ऑफ t। बहरहाल ये एक बात की बात है, आवर आउटपुट एक्सप्रेशन इज माइनस V0 t ओवर RF। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, our next step will be to apply a KCL over this node Vn। इस KCL के नोड के ऊपर जो है हम Vn वाले नोड के ऊपर KCL अप्लाई करेंगे। The current that is coming toward the node is IC and that is going away from the node is IF। मैंने क्या किया है, टूवर्ड वाले को पॉजिटिव ले लिया, अवे वाले को माइनस ले लिया, तो IC इक्वल टू IF आ गया। IC की मैंने वैल्यू पुट की, IF की मैंने वैल्यू पुट की। प्लीज रिमेंबर दैट सिंस द इनपुट सिग्नल इज शोन टू बी डिफरेंशिएटेड ओवर हेयर, मैं V0 ओवर V1 का गेन नहीं फाइंड कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आउटपुट एक्सप्रेशन में ये RF से खैर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, डिफरेंशियल ऑफ V1 सिग्नल चल रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं इस डिफरेंशिएटर के सर्किट में V0 अपॉन V1 t फाइंड नहीं करूंगी, गेन नहीं फाइंड करूंगी, बल्कि आउटपुट की आई विल बी फाइंडिंग एन एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो माइनस C इंटू R टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ द इनपुट सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू dt चल रहा होगा और मुझे मेरी वेव डिफरेंशिएट होकर आउटपुट पर मिल रही होगी। साइन की कॉस मिल रही होगी या देख लीजिएगा tan की कॉट मिलती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये सारी आपको इसी तरह से मिल रही होंगी, ठीक है। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे विल बी इंटीग्रेटर। Now we are going to study the integrator circuit. If you inspect this circuit, you can see that it is quite similar to the circuit of a differentiator. Previously the capacitor was here and the resistor was here. Now here they have simply interchanged their position. One thing is that we can see that the external input signal is being applied on the negative terminal, therefore we can expect that the output voltage or the gain expression will be containing a negative sign, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है कि previously we saw that on the differentiator circuit the input was a time varying signal। दिस वॉज बिकॉज के डिफ्रेंशिएटर के अंदर अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और वेव जो है वो टाइम वेरिंग नहीं है, तो उसका आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्डली ज़ीरो ही आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएटर सर्किट के अंदर इनपुट सिग्नल का टाइम वेरिंग होना ज़रूरी था, क्योंकि हम उसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही कर रहे हैं, अदरवाइज द आंसर विल डेफिनेटली बी ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेटर के केस में द इनपुट कैन बी अ TC वोल्टेज और कैन बी एन AC वोल्टेज, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो कांस्टेंट नंबर अगर 3 4 5 यहाँ पे लिख दिया जाए तो 3 का
इंटीग्रेशन 3x आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई साइन वेव होती है तो उसका इंटीग्रेशन भी आप कर पा रहे होते हैं। तो इंटीग्रेटर के केस में वी कैन हैव बोथ टाइप ऑफ इनपुट्स, अ DC1 और एन AC1। बुक में यहाँ पे V1 लिखा है, मैंने इसको V1t से रिप्लेस कर दिया है, हाउएवर इट कैन बी बोथ। अच्छा, now I have labeled all the nodal voltages on the circuit. I have labeled all the chosen currents on the circuit diagram. ठीक है, यहाँ पे Vp की जो वैल्यू है वो बेसिकली 0 है, ठीक है। अच्छा, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट हमें क्या कह रहा है कि Vp और Vn बेसिकली दोनों ही 0 हैं, ठीक है। क्यों 0 है? बिकॉज ऑफ द वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट। आई हैव चोजन दैट द करंट I1 इज फ्लोइंग थ्रू R1 एंड करंट IC इज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर C। ये हमने सारे करंट्स चूज किए हुए हैं। अगेन वी ऑलरेडी नो दैट द करंट ऑफ अ कैपेसिटर इज नॉट कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, बट इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन I इक्वल टू C dV/dt। यही इक्वेशन यहाँ पे यूज हुई है, I इक्वल टू C dV/dt। V के अंदर मैंने क्या लिखा है? V के अंदर कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स पे अपीयर होने वाले वोल्टेजेस लिखे हैं, Vn और V0t, Vn माइनस V0t, वेयर वी नो दैट Vn इज 0, तो ये आपका माइनस V0t बच गया, माइनस बाहर आ गया, dV0t/dt आ गया। अच्छा, नाउ प्लीज ट्राई टू इंस्पेक्ट दिस इक्वेशन। यहाँ पे जो V0 का फैक्टर आ रहा है, इट इज विद अ डिफरेंशियल टर्म। why am I actually doing all this analysis? मैं ये सारी एनालिसिस आउटपुट की एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए कर रही हूँ, V0, ठीक है। अब अगर मेरे पास एंड तक एक्सप्रेशन में dV0 चलता है तो ये मुझे नहीं चाहिए। आई नीड एन एक्सप्रेशन ऑफ V0t, नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ dV0t। तो मुझे आई हैव टू डू सम एडिशनल प्रोसीजर इन दिस इक्वेशन सो दैट आई कैन कट दिस d एंड dt टर्म, और उससे कि V0 जो है वो अलग से बाहर आ जाए। हाउ वी विल बी डूइंग दिस, वी विल सी इट ऑन द नेक्स्ट पेज। Okay, for the time being, now we can see that I can write the current expression for R1 as I1 V1t minus Vn over R1, ये आ गया। Vn is 0, तो V1t over R1 is the resultant equation. Okay, now I am applying KCL at node Vn। जो अवे वाला करंट है आई हैव चोजन इट एज IC, जो टूवर्ड वाला करंट है आई हैव चोजिंग इट एज I1, और मैंने I1 को नेगेटिव ले लिया है और IC को पॉजिटिव ले लिया जो अवे जा रहा था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड में यही बचेगा, I1 इक्वल टू IC, I1 की वैल्यू पुट की, IC की वैल्यू पुट की। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज गिविंग मी dV0t, मुझे dV0t नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे इसको समहाउ d और dt के टर्म को रिमूव करना है। हाउ एम आई डूइंग दिस? आई एम इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू dt। मैंने दोनों साइड पे एक ही दो चीज़ें लगाई हैं, एक ये इंटीग्रेशन का साइन और ये एक dt की टर्म। यहाँ पे भी एक इंटीग्रेशन का साइन और ये एक dt की टर्म, बस मैंने ये चीज़ लगाई है। अब इससे होगा क्या, इस dt से ये dt कैंसिल हो गया और इस इंटीग्रेशन के साइन से ये वाला d कैंसिल हो गया। यहाँ पे मेरे पास राइट साइड पे क्या बचा, माइनस c बच गया और सिर्फ ये V0t बच गया। V0t को मैंने लिख दिया यहाँ, और ये जो माइनस c था मैं इसको इसके साथ डिनोमिनेटर में ले गई, तो क्या बन गया, माइनस 1 ओवर RC, और ये पूरा जो कुछ भी लिखा हुआ है इंटीग्रेट ऑफ dV1 dt ओवर dt। पता ये चल रहा है कि इस सर्किट से आउटपुट में मुझे इनपुट सिग्नल बेसिकली इंटीग्रेट होके मिल रहा होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ये एबिलिटी कि हम उससे सिग्नल्स को इंटीग्रेट करा सकते हैं या डिफरेंशिएट करा सकते हैं, इससे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसी वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर दे आर यूज्ड इन कंप्यूटर्स टू सॉल्व द इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ओके, वी आर स्टॉपिंग इट ओवर हियर। हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे आगे किसी नेक्स्ट क्लास में।